क्या क्या बातें आनी चाहिए। कल तो बेसिक आपने सुना, अब आप दूसरी बार सुनेंगे तो थोड़ा सा और उसकी ग्रिप बढ़ेगी। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है वो वर्क डन बहुत पूछा जाता है। तो वर्क डन का टी इंटू डेल्टा ए, सबसे ज्यादा काम का तो यही है। आप ये मान के चलो 60% सवाल तो इसी पर है। वर्क डन बराबर टी इंटू डेल्टा है। टी कौन है? टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन। पहली बात तो ये। फिर कभी कभार वो सरफेस एनर्जी पूछ लेता है, तो सरफेस एनर्जी बताइए। कल मैंने आपको सिखाया था U बराबर टी इंटू ए, और चेंज इन सरफेस एनर्जी वही सेम वही आ जाएगा, टी इंटू डेल्टा। सबसे पॉपुलर तो सवाल ये है सर। बिल्कुल आपको एक बात सीखनी के सर, जिसपे सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही है, वर्क डन बराबर टी इंटू डेल्टा है। फिर वो स्प्लिट बूंद वाले सवाल आते हैं कि छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बन गई, बड़ी बूंद मिलकर छोटी बूंद बन गई, तो इसमें कितना वर्क डन होगा, कितनी एनर्जी स्पेंड होगी। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बराबर कर दें वॉल्यूम। एन बूंदे हैं तो एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³ इंटू एन। इसका कितना हो जाएगा बताइए? 4/3 पाई r। तो nr³ बराबर r³। तो r बराबर n⁻⁴ इंटू r। अब यहाँ एक कंसेप्चुअल सवाल आता है, बड़ी बूंद छोटी बूंद में टूटे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी लिबरेट होगी या एनर्जी स्पेंड होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बड़े कंफ्यूजिंग वाले सवाल होते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बना रही है तो क्या होगा, और अगर एक तरीका समझ में आ जाएगा तो उससे उल्टा दूसरा होगा। तो उस बात को समझते हैं। पहले आप ये बात लिख लीजिए, वर्क डन का फॉर्मूला टी इंटू डेल्टा है। ये बूंदों वाला सवाल सबसे ज्यादा काम का है, इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। क्वेश्चंस करके देखते हैं कुछ। करें, लिख लीजिए। कल इसको खत्म कर देंगे। कल आधे घंटे का ही है, पर 10-12 न्यूमेरिकल और कर लेंगे अच्छे से सारे, ताकि क्या पूरा ही अच्छे से तैयार हो जाए, कॉपी अच्छे से अपन पढ़ लें। अब क्या बच गया है ये बताइए। सेमी शुरू कर देंगे तंवर सर इलेक्ट्रो के बाद ही। और क्या बच गया है? हो गया पूरा? स्क्रू वर्नियर नहीं हुए हैं क्या अभी? अच्छा, तो उसको और डिटेल में पढ़वा देते हैं। ठीक, मुझे आते होते तो मैं जरूर पढ़ा देता। मैं, मैं हाँ, मुझे आते तो मैं रुकता ही कहाँ भी, मैं भी साथ साथ ही खत्म कर देता आज ही। बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। और बताइए त्यागी जी, और क्या पढ़वाएं? डिवीजन करवा दें पूरा, एसएसटी का। चलिए, ये ठीक है। प्रश्न करते हैं। एक सवाल लिखिए। केवल ऑप्टिक्स की बात हुई थी, आपने बड़ा लंबा रोक लिया। ऑप्टिक्स, मॉडर्न, मॉडर्न नहीं, मॉडर्न नहीं पढ़ाया। ऑप्टिक्स, थर्मल, फ्लूइड, एसएचएम वेव। क्या? हाँ हाँ हाँ। लिख लीजिए। अभी सबसे पॉपुलर सवाल है, 4-5 सवाल यहीं कर लीजिए। 2-3 सवाल में दिक्कत आएगी, धीरे 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 उसके साथ कंफर्ट में आ जाएंगे।
पेपर तैयार है, मैकेनिक्स का पेपर थोड़ा बेहतर आएगा, PT2। पेपर बन गया है, सॉल्यूशन भी बन रहे हैं। अब देखें, a big drop is formed by collision the 1000 small droplets of water। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी ड्रॉप मिलकर 1000 छोटी ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि छोटे की रेडियस छोटा आर माना करें और बड़े की बड़ा आर। तो साफ साफ कह रहा है अ बिग ड्रॉप इज फॉर्म बाय कोलाइज, कितने ड्रॉप करने पर? 1000 स्मॉल। तो वॉल्यूम बराबर कर दीजिए, तो वॉल्यूम पहले का बराबर वॉल्यूम बाद का, तो 1000 इंटू एक बूंद का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, बाद का 4/3 पाई बड़ा आर क्यू, क्यूब रूट ले लें, 10R बराबर आर। पहला रेडियस में संबंध आ गया। व्हाट विल बी द चेंज इन सरफेस एनर्जी? चेंज का मतलब क्या होता है? पहले आप इनिशियल निकाल लें और फिर फाइनल निकाल लें। अब सरफेस एनर्जी क्या होता है बताइए? सरफेस एनर्जी U बराबर T इंटू ए। इनिशियल निकालना है, बताइए इनिशियल निकालना है तो क्या होगा? एरिया, एरिया लेंगे इनिशियल का। इनिशियल एक बूंद का है 4πr², और कितनी बूंद है? 1000। 1000 इंटू 4πr²। फाइनल बताइए, फाइनल U बराबर T इंटू ए, तो U फाइनल चाहिए, तो T इंटू एरिया, बाद में तो एक ही बूंद है 4πr², और R की जगह क्या रख दें? 10R, तो T इंटू 4π 100R²। तो ये कितना हो गया भाइयों? T इंटू 400πr²। पहले कितना था? T इंटू 4000πr²। सोच के बताइए, एनर्जी बढ़ी या कम हुई? आराम से देखिए, इस सवाल से बहुत बातें समझ में आएंगी। सरफेस एनर्जी क्या हुई? कम हो गई। देख लो आप साफ, पहले थी T इंटू 4000, बाद में हो गई T इंटू 400। सरफेस एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। चेंज पूछा है, चेंज निकाल लेंगे। व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड सरफेस एनर्जी ऑफ, तो रेशियो निकालना है। सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉपलेट्स बटा सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, तो बताइए ड्रॉपलेट्स की कितनी आई? T इंटू 4000πr² बटे T इंटू 400πr²। कितना आंसर? 10। तो रेशियो आ गया 10, और चेंज कितना आएगा बताओ? तो चेंज 4000 में से 400 घटेगा तो कितना चेंज आ जाएगा? 3600। चेंज पूछेगा तो ये आ जाएगा T इंटू 3600πr²। अब सवाल के पीछे क्या बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्यों मैंने सवाल लिया, वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर काफी सारी बातें समझेंगे और यहां से असर्शन रीजन के सवाल डेवलप होंगे, उसको आपको देखना पड़ेगा। पहले तसल्ली से कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, बूंद वाले सवाल आते ही आते हैं। तो वॉल्यूम बराबर कर दिया, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है T इंटू ए, पहले का एरिया निकाल लिया, बाद का एरिया निकाल लिया।
अब छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब देते जाइए, खुद बताइए। जब बहुत सारी छोटी बूंदें जुड़कर बड़ी बूंदें बनाती हैं तो सरफेस एनर्जी कम होती है या बढ़ती है? कम होती है। डेटा देखिए, दिमाग क्यों लगा रहे हैं, डेटा सामने। पहले सरफेस एनर्जी थी 4000 और बाद में हो गई, एनर्जी कम हुई, बोले तो एनर्जी का लॉस्ट हुआ। अब दो ऑप्शन है, या तो ये पूरी एनर्जी लॉस्ट कहां चली जाए, सराउंडिंग में, बात खत्म, एनर्जी क्या हो जाए, लॉस्ट। किस में चली गई, एनर्जी लॉस्ट टू द सराउंडिंग। या ये जो सरफेस एनर्जी में कमी आई है, अगर ये एनर्जी उस बड़ी बूंद ही एब्जॉर्ब कर ले तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दो अलग अलग बातें हैं। मैं फिर बोलता हूं, दो तीन बार बोलूंगा, आप इस बात को समझना और बताना क्या नहीं आ रहा। ये बहुत सारी छोटी बूंदें, ये बहुत सारी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई। छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दो। पहले बताओ, सरफेस एनर्जी का क्या हुआ, बढ़ी या कम हो गई? आप देखिए आराम से, बिंदास, डेटा है। पहले 4000, बाद में 400, कम या ज्यादा? कम। सरफेस एनर्जी में कमी आई, सरफेस एनर्जी में कम आई, कमी आई, बोले तो लॉस इन सरफेस एनर्जी। और ये एनर्जी के अब दो पार्ट हो सकते हैं, या तो ये एनर्जी लॉस्ट हो जाए इन द सराउंडिंग, एनर्जी लॉस्ट टू द सराउंडिंग, जो भी उड़ जाए सारी की सारी किस में चली गई, वातावरण में चली गई। दूसरी, अगर ये जो एनर्जी का लॉस आया है ये बड़ी बूंद ही क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। बड़ी बूंद ही, बड़ी बूंद के अंदर ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो बताइए क्या होगा? अब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो बताइए उस बड़ी बूंद का टेम्परेचर बढ़ जाए। इनफैक्ट ये भी पूछ सकता है कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो आप सभी जानते हो टेम्परेचर बढ़ने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं एमएस डेल्टा थीटा। तो जो एनर्जी में चेंज आया है वो बड़ी बूंद एब्जॉर्ब करके अपने खुद के तापमान को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो कुछ नहीं दे रखा, तो जो एनर्जी लॉस्ट हुई वो किस में चली गई, वातावरण में, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। और वो सवाल में बोले बताओ टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ, तो आपको बोलना चाहिए अच्छा ये जो एनर्जी का लॉस हुआ है ये किस में घुस गई, बड़ी बूंद में घुस गई, और उसने उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। टेम्परेचर विल राइज। दोनों बातें समझ लीजिए, छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाना, छोटी बूंदों से बड़ी बूंद का बनना। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, काफी बच्चे इसमें परेशान होते हैं। एक बार आप समझ लेंगे तो बात परमानेंट क्लियर हो जाएगी। इसलिए जानबूझ के वो मैंने क्वेश्चन कराया डेटा, ताकि आप समझें कि सरफेस एनर्जी में कमी आती है। तो ये बात तो तय हो गई कि एनर्जी में कमी आई, पहले 500 थी बाद में 100 हो गई, तो 400 जूल का क्या हुआ? तो दो संभावना हो सकती है बेटा, या तो 400 जूल वातावरण में चली जाए, लॉस टू द सराउंडिंग, या 400 जूल किस में घुस जाए, खुद बड़ी ड्रॉप में घुस जाए। अब बड़ी ड्रॉप में घुस गई तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा दे। दोनों बातें आप अच्छे से देखिएगा। पॉसिबिलिटी 1, कुछ नहीं दे रखा तो एनर्जी लॉस टू द सराउंडिंग ही बोलते हैं। ये तो हमेशा है कि जब भी छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनेगी, छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाएंगी तो हमेशा सरफेस एनर्जी में क्या आएगी, कमी, हमेशा।
बढ़े आगे। तो भाई ये बॉक्स में डाल लो, ये सबसे पॉपुलर सवाल है, ये परीक्षा में दिख जाएगा आपको, काम का सवाल है। बढ़ो क्या आगे। तो या तो जो एनर्जी में कमी आई है वो वातावरण में चली जाए, या वो एनर्जी में जो कमी आई है वो किस में घुस जाए, बड़ी बूंद के अंदर घुस जाए। तो बड़ी बूंद में अंदर घुस जाएगी तो उसकी इंटर एनर्जी को, और इंटर एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसका तापमान। कल मैंने आपको सिखाया था, आज फिर सिखाता हूं। जैसे ये कोई पॉन्ड है और इसमें पानी भरा हुआ है, एक रिंग को ऊपर उठाना है, तो क्या आपको बल लगाना पड़ेगा क्या? ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है। एक बार और समझिए, कल कच्चा पक्का समझ में आया था क्योंकि पहली बार था, मैंने आपको कहा था वापस समझाऊंगा। जैसे इसको उठाना है तो इसके लिए कितना बल चाहिए? कम से कम इसके mg जितना। F माइनस एम जी बराबर एम ए, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो एक्सलेशन जीरो, मिनिमम फोर्स टू लिफ्ट द बोतल इज mg। बात सही है? ये बात क्लियर होगी। अब रिंग पानी की सरफेस पर है, तो जरा सोचिए, पानी की सरफेस जो टॉप सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो जरा सोचिए, कल मैंने आपको बताया था कि जब अपन शहद की लेयर को फिंगर से टच करके ऊपर उठाते हैं इस तरह से, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने भाई बंधु को कहां खींचते हैं? नीचे खींचते हैं। महसूस करके देख लीजिएगा, शहद की सबसे टॉप लेयर को हल्का से टच करिएगा, आपको लगेगा एक वो मेम्ब्रेन की तरह है। शहद तो नीचे है, जिस प्रकार पानी, ये बात इंपॉर्टेंट है, पानी की जो टॉप सरफेस है ना वो किसकी तरह बिहेव करती है? लाइक अ रबर शीट, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। पानी कहां है? पानी तो उसके नीचे है, जिसे बोलते हैं बल्क। पानी कहां है? पानी नीचे है। ऊपर तो कौन है? सरफेस। बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको कहा था ट्रेम्पोलिन, वो बच्चे कूदते हैं जिसमें मॉल में कूद के बच्चा ऊपर जाता है, तो वो क्या है? एक रबर शीट है खींची हुई। एक रबर शीट को अपन चारों लोग पकड़ के खींच लें, अब उसमें आप कोई भी चीज रखोगे तो हल्की सी सरफेस ऐसे दब जाएगी, वापस कहां जाना चाहेगी? वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो आपको यही बात दिमाग में रखनी है, पानी की जो ऊपर की टॉप सरफेस है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। क्या ये बात सही है? अब बताइए, जब आप इसको ऊपर उठाओगे, वो शहद वाला उदाहरण सोचो, आपने अंगूठे से ऊपर की लेयर को टच किया, अब आप अपनी फिंगर ऊपर उठा रहे हो, तो शहद के कुछ मॉलिक्यूल आपकी उंगली पे चिप गए, बाकी के भाई बंधु उसको कहां खींचना चाहते हैं? नीचे। और नीचे खींचना चाहते हैं। अब आपको ऊपर उठाना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा। कितना बल होगा जरा सोचिए। सरफेस टेंशन होता है टी बराबर एफ बाई एल, तो फोर्स कितना? टी इंटू एल। एल पूरी रिंग है, पूरी रिंग है, तो कितना? सब नीचे 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 लगेगा। कितना? टी इंटू एल, टी इंटू टू पाई आर। क्या डबल कर दूं? क्यों डबल? क्यों? रिंग है तो अंदर भी है और एक बाहर भी है। अगर डिस्क होती तो एक ही होती। कल 3-4 चित्र बनवाए थे सर, एमजी नहीं लगाया। हाँ, एमजी भी लगा दो, परंतु वो हमेशा पूछता है क्या? एक्सेस बताओ। तो एमजी तो पहले भी लग रहा था, कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा? 2 इंटू टी इंटू टू पाई। बताइए कौन सी बात नहीं घुस रही दिमाग में, वो बताइए। कि हाँ, रिंग है, रिंग मेम्ब्रेन के ऊपर रखी गई है, आपको उठाना है ऊपर, तो सरफेस टेंशन के कारण जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको कहां खींचना चाहेंगे? नीचे की तरफ।
तो आपको उसके विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा। सर mg क्यों नहीं दिखाई दे रहा? एक्सेस पूछा, mg तो पहले भी लगा रहे थे। क्या ये बात क्लियर है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, मोस्ट पॉपुलर। इसको कभी कभार ऐसे ना बना के कि सर ये बल बीच में कैसे लगेगा, रिंग है। तो भाई क्या करते हैं, किताबों में ऐसा चित्र होता है, घबराना नहीं है। ये देखो, ये ऐसा चित्र होता है किताबों में। क्योंकि आपको सोचो ना, बीच में बल लगाओगे कैसे, बीच में तो कुछ है ही नहीं, रिंग है। तो वो क्या करता है, ऐसा डरावना चित्र देखो, 3 ऐसे धागे बांध रखे हैं ताकि पकड़ने के लिए कोई चीज बन सके ना, नहीं तो बीच में से रिंग को पकड़ोगे कैसे, बीच में कोई पॉइंट तो है ही नहीं। तो ऐसा टिपिकल डायग्राम बना रखा होता है। और परेशान मत होइए, चीज वही है, पानी, पानी में रिंग है और आपको उसको क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो ये काफी बार ऐसा चित्र दिखता है, तो परेशान मत होइए। नीचे क्या लगेगा बताइए, नीचे, ये नीचे 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 बताइए कितना, टी इंटू 2πr का डबल। mg की बात ही नहीं हो रही, तो एक्सेस बताओ कितना लगाना पड़ा, टी इंटू 4πr। तो टी पूछेगा तो f अपॉन 4πr। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा सवाल है, काम का है, सवाल लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सवाल है, ये फंसता ही फंसता है सवाल। इसलिए एक आपको पहले फील आनी चाहिए, सवाल तो एक लाइन का है, फील आनी चाहिए। कल वापस सिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता चले हो क्या रहा है, रिंग है, वो पानी के ऊपर सरफेस पर है, आपको उसको ऊपर उठाना है। तो सरफेस टेंशन के कारण जो बल लग रहा है वो कहां लग रहा है, नीचे। आपको कल मैंने एक वो डायग्राम भी दिखाया था, एक फिंगर टच करता हुआ। तो जब वो लिक्विड को ऊपर ले जा रहा था तो उसके साथ वो चिपक के ऊपर आ गए थे। तो उसके नीचे के भाई बंधु क्या करना चाहते हैं, उसको कहां खींचना चाहते थे, नीचे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब कल फिर सुनिएगा टूटा फूटा, तो दिमाग में और क्लियर होगा। क्लियरिटी सरफेस टेंशन में 2 दिन 3 दिन में वो बातें सुनकर आती है, उसकी फीलिंग डेवलप धीरे धीरे होती है। पर लगे रहेंगे तो सवाल आसान है, सवाल नहीं फंसेगा एक भी। वो 2024 के सारे सवाल तैयार हो गए हैं जेई मेन के, आज या कल या 2 दिन में आ जाएंगे आपके पास। मैंने सारे टाइप करवा के उनको चैप्टर वाइज ब्रेक कर दिया है, ताकि क्या भी आपको रिवाइज करना हो ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स के 20 सवाल कर लिए 2024 के, तो उससे क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार अपने सारे सवाल बन रहे हैं। टॉपिक वाइज कर दिया, इलेक्ट्रो पूरा अलग, एनएलएम अलग, टेलीग्राम पे डाल देंगे एक उनका। और जो जो क्वेश्चन जेई मैंने बोनस भी करे थे बाद में, तो वो बोनस की भी उसमें मार्किंग कर दूंगा पूरी। कुछ आंसर में करेक्शन भी आया था, तो वो पूरा अपडेट करके वो आपके रिवीजन में काम आ जाएगी कि भाई चलो मॉडर्न का रिवाइज करना है, तो मॉडर्न के 2024 के सारे सवाल कर लिए, सारे बन गए, बात ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। चलिए कितना आंसर आएगा बताइए। तो एफ एक्सेस, एफ एक्सेस, अच्छा भैया डबल क्यों किया है समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि 2 सरफेस बनेंगी, एफ एक्सेस बटे 4πr, एफ एक्सेस 8, 4π, रेडियस 1 मीटर, 2/π आ रहेगा भाई आंसर। भाई ने क्या दिया है, 2/π। तो कभी ऐसा चित्र आ जाए तो घबराना नहीं है, इसलिए मैंने चित्र डाल दिया ताकि इस तरह का चित्र आपको समझ में आए। ये धागे वागे तो सब जुगाड़ किया गया है ताकि उस रिंग को क्या कर सके, ऊपर उठा सके। पकड़ोगे कहां से रिंग को, रिंग में तो जगह ही नहीं है ना बीच में पकड़ने की। बढ़े आगे। अब आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, एक्सेस प्रेशर, 2T/r 4T/r, वो क्या होता है उसको सिखाता हूं बढ़िया, ताकि शानदार तैयार हो जाए।
लिखें एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। आसान है, बहुत प्यार से समझिएगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, डेरिवेशन भी करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया समझ लीजिएगा। चले, अब मुझे थोड़ा सोच के बताना, ये मेम्ब्रेन है खिंची हुई, समझ गए, एकदम खिंची हुई मेम्ब्रेन। अब इधर प्रेशर ज्यादा है या इधर ज्यादा है? किधर ज्यादा है? बराबर है। अब नहीं समझ आया, और देखते हैं। ये मान लो खिंची हुई ऐसी सरफेस है, इधर P1 है, इधर P2 है, ये खिंची हुई है, इधर P1 है, इधर P2 है, ऐसे है, इधर P1 है, इधर P2। कहां ज्यादा है? कॉमन सेंस जिंदाबाद। अगर यहां ज्यादा बल लगेगा तभी तो ऊपर की तरफ जाएगी भाई। कहां ज्यादा होगा, P1 या P2? P1 ज्यादा होगा। सर थोड़ा कम समझ में आया, आ जाओ यहां देख, बता किधर का दबाव ज्यादा होगा, इधर का या इधर का? इधर का दबाव ज्यादा होगा तभी तो ऐसे दबेगी। जैसे एकदम सीधा बैग था, पकड़ भाई, खींच, ये बिल्कुल सीधा था, ठीक है। अब किसी ने नीचे से बल लगा दिया तो सरफेस कैसी हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी ना, याद करिए। नीचे अगर ज्यादा बल हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ऊपर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगी, खींच। अगर मैं ऊपर किसी ने ज्यादा लगा दिया तो कहां चली जाएगी? नीचे की तरफ चली जाएगी। इसमें बताइए कौन सा बड़ा होगा, P1 या P2? P1 बड़ा होगा। इसमें बताइए कहां बड़ा होगा? P1। इसमें कहां बड़ा होगा? तो कहना क्या चाहते हो गुरुजी? कहना मैं चाहता हूं कॉनकेव की तरफ जहां गड्ढा होता है वहां प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। गड्ढे की तरफ, बताओ इसका गड्ढा कहां है? नीचे, गड्ढे की तरफ प्रेशर ज्यादा। इसका गड्ढा कहां है? यहां, गड्ढे की तरफ प्रेशर ज्यादा। अब बूंद का सोचना खुद, तुक्के मारना बूंद का। ये पानी भरा हुआ है, अंदर ज्यादा या बाहर ज्यादा? मुझे नहीं पता चल रहा, ये मैंने ऐसे बना दिया प्रेशर, ये बाहर का एटीएम है, बता कौन सा ज्यादा, इन या आउट? सोच, इनका ज्यादा होगा ना, इनका ज्यादा होगा तभी तो सरफेस ऐसी घूमी है भाई। हमेशा कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। अगर दोनों प्रेशर बराबर होते तो ये सरफेस ऐसी फ्लैट हो जाती ना। तो खुद सोच, यहां प्रेशर बढ़ा, बता कैसे मुड़ेगी ये? प्रेशर बढ़ाएगा तो ऐसे मुड़ेगी ना। तो बताइए इनसाइड का प्रेशर ज्यादा या आउटसाइड का ज्यादा? इनसाइड का प्रेशर ज्यादा। P inside is greater than P outside। और ये जो चेंज इन प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होता है उसे कोई हम क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर। P in माइनस P आउट। और इन केस ऑफ ड्रॉप ये कितना होता है? 2T बाय। क्यों होता है वो भी मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा, पहले आप नोट कर लीजिए। पहले कहां का ज्यादा होता है वो कॉमन सेंस से देखिए, गणित तो अभी बता ही देगी, कॉमन सेंस से सोचिए ना कि किधर का ज्यादा होना चाहिए। अगर सरफेस एकदम खिंची हुई होती तो ऊपर और नीचे का प्रेशर बराबर होता। अगर नीचे से सरफेस दबी हुई है तो आप सीधा याद रखिए जहां कॉनकेव होता है, कॉनकेव की तरफ हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। बहुत बेसिक सी बात है, इसको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि भाई प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो उसने बल लगा के उस सरफेस को बाहर की तरफ धकेल दिया है, बाहर की तरफ धकेल दिया है। बताऊं,
2 मिनट में आपको डेरिवेशन करके बता देता हूं, एक लाइन का सॉल्यूशन है, बाकी तो याद होना चाहिए। सोप बबल होगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 4t/, कितने नंबर लाया पेपर में, 586। ठीक है, 500 खराब तो नहीं है, बढ़ जाएंगे तो 650 हो जाएंगे आराम से। 586 खराब नहीं, क्योंकि अभी क्लासें भी तो चल रही हैं सब, इसलिए जब थोड़े से सिलेबस खत्म हो जाएगा, फ्री हो जाओगे तो और ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। बढ़ू आगे, देखें अब डिराइव करके बताता हूं। एक बूंद है जिसमें पानी भरा हुआ है, आप देखना डेरिवेशन से क्या क्लियरिटी आती है मस्त। बूंद को बीच में से काट दो, एफडी बनाता हूं, ये आधी बूंद, ये आधी बूंद, ये हेमिस्फीयर बनेगी, सोचो ये पानी भरा हुआ है। अब सोच के बताना, इसी से फीलिंग आती है। पानी के इधर वाले मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे भाई बंधु को। बताइए कैसे लगेगा फोर्स, महसूस करिए। इधर 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 क्या खींचेंगे क्या, सोच के देखिए कितना फोर्स लगेगा, ये कितना फोर्स लगेगा, ये सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं ना, तसल्ली रखिए सर, आ जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स बटे लेंथ, फोर्स चाहिए, टेंशन इंटू लेंथ, लेंथ पूरी लेंथ, पूरी लेंथ 2 पाई, तो ये फोर्स आ गया T इंटू 2 पाई आर। क्या फीलिंग आई, क्या करा, बूंद ली, बूंद को बीच में से काट दिया, एफपीडी बना रहे हैं। इधर वाली पूरी बूंद के पानी पर इधर वाले पानी के भाई बंधु क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ये देख अपनी तरफ खींचेंगे। अब लगाइए प्रेशर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बाहर का बल प्रेशर इंटू एरिया, इसका स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया कितना होता है, πr², प्रेशर इंटू एरिया। अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो अंदर से बताइए कितना लगेगा, पी इन इंटू एरिया, हेमिस्फीयर का ये गोल वाला एरिया, बताइए गोल वाला सर्कुलर एरिया, πr। बाहर वाला बल, अंदर वाला बल, बताइए बूंद इधर उधर हो रही है या इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। उधर की तरफ बताइए कौन कौन है, उधर की तरफ पी इन πr², इधर की तरफ पी एटीएम πr² प्लस टी इंटू 2 पाई आर, पाई पाई पाई, आर 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 उधर ले जाइए, पी इन माइनस पी एटीएम बराबर 2t, आर को नीचे भेज दीजिए, पी इन माइनस पी एटीएम इज 2t/। जरूरत नहीं है इरेजर में गए इरेजॉल, काय को लिखे, जरूरत ही नहीं, समझ लिया कैसे आया। बाकी तो अपने सीधा याद होना चाहिए कि भैया पी एक्सेस पी इन माइनस पी आउट बराबर कितना, 2t/। लिक्विड ड्रॉप, लिख लीजिए सीधा आंसर, काय को कॉपी भरे, मास्टर को आना चाहिए इसलिए दिखा दिया, अपने तो सीधा आंसर याद होना चाहिए। और थोड़ी क्या उससे फील आ गई हल्की फुल्की कि हाँ यार, वास्तव में सरफेस टेंशन जब 10-12 बार बनाऊंगा तभी तो समझ में आएगा कि सरफेस टेंशन लगता कैसे है। बाकी सूत्र सीधा याद होना चाहिए। एक्सेस प्रेशर अंदर का ज्यादा है या बाहर का ज्यादा है, अंदर का ज्यादा है, पी इन माइनस पी आउट बराबर 2t/r। टी कौन है, टी सरफेस टेंशन, ये तो ड्रॉप है। सोचिए अगर सोप बबल होगा तो क्या होगा, क्यों 40/r क्यों आ जाएगा, सोप बबल में होता क्या है। आज सोप बबल का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत दिन से सोप बबल पढ़ रहे हैं, सोप बबल होती क्या है वो देखो। सोप बबल, ये सोचिए, ये होती है सोप बबल।
जो सोप है वो कहां भरा हुआ है? बीच में। साबुन का बुलबुला होता है ना, ये साबुन की जो फिल्म है, साबुन बीच में ही तो है, अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। ये सोप बबल कहलाती है। अंदर भी एयर, बाहर भी एयर। तो सोचो जब इसको आप काटोगे तो काट के शायद आप बना पाओ, डायग्राम कैसे बनेगा सोच के देखिए। कुछ इस तरह से बनेगा। तो अंदर अंदर भी फोर्स लगेगा T × 2 πr, बाहर वाली पे भी लगेगा T × 2 πr। कितनी फ्री सरफेस? 2। तो आंसर 2T/r नहीं, 4T/r आएगा। तो इस केस में आएगा P in माइनस P आउट बराबर 4T/, एक्सेस प्रेशर 4T/, सोप बबल। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, चित्र बना लीजिए। T/r। सोप बबल में नंबर ऑफ फ्री सरफेस 2। पढ़ू? कितने नंबर लेकर आए आप? बताए तो थे। भूल गया, भूल जाते हैं ना, हम बूढ़े हो गए, उम्र बढ़ती जा रही है। वापिस बता दीजिए। 651। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। 650 सही नंबर है। त्यागी तेरे कितने आए? 624। बायो में कम आए? अच्छा, सही है। रिजल्ट आ गया क्या? आ गया रिजल्ट। हाईएस्ट कितने गए? 685। नीरज कुमार के गए होंगे। आप कैसे जान? मेरे अपने बच्चे हैं, मास्टर प्रो के। नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितनी? 2। अब एक चीज और पढ़ लीजिए, ये वाला। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कैविटी और एयर बबल। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए। सोप बबल पहले पढ़ लिया अपन ने। इसका क्या मतलब है? एक एयर बबल है जो कि लिक्विड के अंदर है। एयर बबल। अब इसमें थोड़ा सा फ्लूइड का भी तड़का लगा दीजिए। फ्लूइड का तड़का क्या है? माना इसकी ऊपर से ऊंचाई h है, जो उसकी रेडियस है वो बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू h। ऊपर PATM लग रहा है। प्रेशर लिख सकते हैं? सोच के देखिए।
आराम से बताइएगा। पहले तो फ्लूइड वाला प्रेशर बताइए, स्टैटिक वाला बोलो। ऊपर PATM, नीचे चलेंगे H रो जी, तो सरफेस तक पहुंचोगे तो कितना आ जाएगा? आउटसाइड का प्रेशर बताओ, PATM प्लस H रो जी। ये तो फ्लूइड लगा दिया। अब बताइए अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा या बाहर का? हमेशा अंदर का ही ज्यादा होता है। कितना? P इन माइनस P आउट, 2T/R या 4T/R? एक ही तो फ्री सरफेस होगी। तो P इन आपसे पूछेगा तो हो जाता है P आउट प्लस 2T/R, और P आउट आपने फ्लूइड से लिख दिया PATM प्लस H रोज। मैं वापस समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। तो बताएगा ये क्यों लिखा है R बहुत छोटा है इससे, ताकि ये वाला पॉइंट अपन यहां तक पूछना चाहते हैं, तो यहां तक जो प्रेशर है वो कितना है? PATM प्लस H रोज। जस्ट बाहर का प्रेशर PATM प्लस H रो जी, अंदर का प्रेशर P इनसाइड, अंदर का ज्यादा होगा, अंदर का ज्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर होता है 2T/R, ये हमें याद है। आउटसाइड का प्रेशर हमने लिख दिया। एक कॉन्सेप्ट बचा है कल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरी राइज। पेपर दिया था? कर रहा है सही। नंबर तो अपने दूर की बात है, पेपर दे दिया ना अपने, तो मैं उसी में खुश हूं। चलिए बढ़ू आगे। तो तीनों अपन को एक्सेस प्रेशर याद होने चाहिए। देख लो, अगर लिक्विड ड्रॉप होगी, लिक्विड ड्रॉप तो कितना? 2T/R। सोप बबल होगी 4T/R। और अगर कोई एयर ड्रॉप अंदर हो तो उसका भी अपन को लिखना आना चाहिए। अब 2-3 सवाल करके देख लें इस पे। दो तीन सवाल करके देख लीजिए। वो काइनेमेटिक्स हो गया कि भी आज होगा? आज हो जाएगा पूरा? बहुत बढ़िया। सिकंदर सब बढ़िया पढ़ाते हैं मैकेनिक्स, कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं। 200 की इसमें पढ़ाए? नहीं इतना तेज तो नहीं पढ़ाते अंदर। अच्छा क्लास ही नहीं आता है? कौन नहीं आता क्लास? अच्छा रूम पे 200 हो गया ना फिर। हाँ वो करवा दे। तो ये क्यों चाहिए लेक्चर? आइए दिलवा देंगे, करवा देंगे। इसका तो नहीं पता, फिजिक्स में तो करवा दूंगा। टेस्ट है रिव्यू सिलेबस से, ये पुराना सिलेबस है। चलो अब बताइए, द प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल इज इतना। अच्छा सवाल है, बहुत तगड़ा। प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल, दो सोप बबल हैं, एक में प्रेशर है 1.02। यार ये कैसा प्रेशर है 1.02? बाहर कितना होता है? PATM, PATM बोले तो
180। अब बताइए एक्सेस कितना हुआ, 0.02। बहुत बढ़िया। पी एक्सेस बोले तो पी इन माइनस पी आउट कितना हुआ, 0.02। और ये किसके बराबर होगा, 40/R2। दूसरे वाले का लिख रहे हैं, पहले वाले का लिख लो, क्या हो जाएगा, P अंदर की तरफ है 1.01, बाहर की तरफ है 180 एम, तो P एक्सेस 0.01 विच इज इक्वल टू 40/R। खत्म हो गया सवाल। तो पहली इक्वेशन आ गई, 40/R1 इक्वल टू 0.01। दूसरी आ गई 40/R2 बराबर 0.02। रेशियो ले लो, तो ये आ गया R2/R1 1/2। वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम V1/V2 बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। ये कटा R1/R2 का क्यूब, ये R2/R1 है, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, 2/1। 8:1 आएगा भाइयों। अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। लॉजिकली चलिए, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, कितना ज्यादा है बस वो निकालिए। बोले और कर लीजिए 2-3। फिर इसमें दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, दो बबल का मिलना, दो बबल कोलाइज हो जाती हैं तो दो तरह के सवाल बनते हैं। एक तो मिलकर एक नई बबल बना दी, एक मिलकर इंटरफेस बनाया, दो बबल मिक्स हुई हैं पर पूरी तरह से नहीं मिली, तो दो तरह के सवाल बनते हैं। दोनों मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले इस एक क्वेश्चन और कर लें, ये तो 8/1 आ ही गया है। अगला देखिए, सवाल समझ में आया? कौन सा वाला है, वो भी पढ़ाया था ना, डेप्थ वाला, वही तो है। An air bubble of radius is at a depth of 25 सेंटीमीटर if the surface tension pressure inside the bubble, सोच के बताना, P in माइनस P आउट कितना होता है, कौन सी बबल है, एयर बबल, तो 2T/R। तो P in बराबर P आउट प्लस 2T/R। अब P आउट कैसे निकाल लोगे, उसके लिए चित्र बना लो वापस से। ये एक बबल है और कितनी गहराई पर है, H गहराई पर,
तो आउटसाइड का प्रेशर लिख सकते हैं, अभी बताया था, पी एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जी, पी एटीएम प्लस एच रो जी प्लस 2T/, सब दे रखा है। पी एटीएम 10⁵, हाइट 25 सेंटीमीटर है तो 10⁻²। रो कौन है, पानी है क्या, नहीं, 0.8 ग्राम है तो 10⁻3। जी 10 ले लो प्लस 2T, टी 25 इंटू 10⁻³ बटे आर। देखो तो सॉल्व हो रहा है क्या, बहुत तगड़ा आ रहा है तो यार। मैं करूं हिम्मत, 10⁵, ये बता तो लाला। हाँ बेटा हिम्मत करना, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया, 2 सही है। फिर 25×8 200 और 0.8 है तो 20। देखो यही आएगा क्या, सही करा है क्या, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया, 2 25×8 220, सही किया शायद, है ना। ये बता तो, ये तो कट ही गया, 25×2 50, ऊपर जाएगा 100, वो 50/2 25, ये आएगा देखो, सही है। 10⁵5 प्लस 20 और 25 45 इंटू 10⁵। कुछ कॉमन ले लूं क्या, क्या कॉमन ले लूं बता, 10⁵5 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 45 इंटू 10⁻⁻, 1.00, 3 से पहले लगेगा ना, देखो तो ये आ रहा है क्या, सवाल समझ में आ गया, कैलकुलेशन तो चलो ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अभी अपन ने आर्टिकल में पढ़ा था कि भैया प्रेशर कैसे निकाला जाता है, प्रेशर होता है पी एटीएम प्लस एच रो जी, अभी अपन ने टॉपिक पढ़ा था वही तो है। सही, क्या किया भाई ने, सही किया, ये याद है आपने भी। चलो अब 2 सवाल लिखते हैं, दोनों बड़े स्टैंडर्ड सवाल हैं, 2 तरह के सवाल आते हैं, दोनों आए हुए हैं पेपर में, दोनों कर लीजिए, इतने में आज अपना एक्सेस प्रेशर पूरा हो जाएगा। फिर बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट की। अब इसको ध्यान से समझिएगा, वैसे तो आंसर लिखा हुआ ही है, पर एक बार समझ लेंगे तो लॉजिकली पूरा समझ में भी आ जाएगा। इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, दोनों को ध्यान से समझना है। देखिए हो क्या रहा है, थोड़ा समझते हैं।
वो कह रहा है दो बबल हैं, दोनों कांटेक्ट में आई, और कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ उसको आप समझिए। एक बबल नहीं बनाई कॉमन, जैसे ये पहली बबल, एक दूसरी बबल, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में आई, और पता है कांटेक्ट में आने के बाद कैसा शेप बना? ये ऐसा, इस तरह का शेप बना है। दो बबल क्या हुए, कांटेक्ट में आई और इस तरह का बना। अब जो कॉमन सरफेस है, कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन है, जो कर्वेचर बनेगा वो कुछ ऐसा है इसका। आपसे पूछा गया इस कॉमन की क्या बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे दिखता है मैं आपको कोशिश करता हूं, अगर दिख जाए ये तो। ये तो सब गणित कर रखी है। एनिमेशन कहां पर है? ये देखो, ये दो बबल मर्ज हो रही हैं। ये आपको बीच की सरफेस दिख रही है, ये बीच की इंटरफेस। इस इंटरफेस की अपन को क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो क्या लगभग दोनों की बराबर बराबर, इसलिए वो फ्लैट दिखाई दे रही है। पर अगर एक की छोटी और एक की बड़ी होगी ना, तो कैसी दिखाई देगी, कर्व्ड, कर्व्ड दिखाई देगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, दो बबल कोइलेस कर रही हैं, कोइलेस करके जो कंबाइंड सरफेस बन रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सब वही वही मैच कर रखी है। ये देखिए आप, ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई ना आपको, कि कोइलेस करके जो नई सरफेस बनेगी उसकी अपन को क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। चलो वापस आ जाते हैं पढ़ाई को, ये वाली चाहिए। अब डिराइव करके देख लेते हैं, सारी मैथ्स वही है, और आप भी कर सकते हो डिराइव, बहुत मस्त है। सुनना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है मानी, R1, इसकी कितनी मानी, R2, और ये जो कॉमन सरफेस बन रही है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अभी ये भी बताऊंगा कि इधर ही क्यों मानी, उधर भी तो हो सकती थी। इसके पीछे भी लॉजिक आएगा, आपको मजा आएगा। सुनना मस्त, पेन पेंसिल छोड़ दो। माना इधर अंदर P1 है, बाहर ये तो एटमॉस्फियर है P0, इधर P2 मान लिया, बाहर कौन है, P18। चलिए बताइए, P1 बड़ा या P0 बड़ा, ईमानदारी रखिए, कौन बड़ा, हमेशा गड्ढे की तरफ बड़ा होता है, कितना बड़ा होगा बोलिए, P1 माइनस P0 बराबर 100 बबल है क्या, सिर्फ बबल है तो 2T/R1। इसमें बताइए P2 बड़ा या P18 बड़ा, P2 बड़ा, 2T/R2। रेडियस कौन सी बड़ी है, R2। अब मजे आएंगे, एक्सेस प्रेशर होता है 2T/R, जिसकी रेडियस छोटी है उसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। बता, R1 छोटा है या R2 छोटा है, R1 छोटा है, मतलब बड़ा कौन, P1 बड़ा। तो इस सरफेस के लिए बात कर रहा हूं, गौर करिएगा। इस सरफेस के लिए जो इंटरफेस सरफेस है, इसमें इधर है P1 और यहां से है P2, बड़ा कौन है, P1। इसलिए सरफेस देखिए यहां से दबी हुई है, क्योंकि बड़ा कौन है, P1। सोचिए अगर मैं छोटी उधर बनाता तो उधर होता, इतना कोई पूछ नहीं रहा, पर अपन को पता होना चाहिए। सर वापस बता दो, P1 बड़ा या P2 बड़ा, इसके लिए अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो बताओ क्या लिखोगे इसके लिए, यहां P1 यहां P2, कौन बड़ा, P1 या P2,
क्यों P1 बड़ा? सरफेस यहां से दबी हुई है, तो बताओ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T बाय बड़ा। सही है, चलो घटा दो, माइनस प्लस माइनस ये कटा, P1 माइनस P2 2T बाय R1 माइनस 2T बाय R2, P1 माइनस P2 की जगह 2T बाय R, 2T से 2T कटा, 1 अपॉन R, R1 R2, R2 माइनस R बराबर R1 R2 अपॉन R2 माइनस। बहुत बार पूछा जाता है, सीधा सूत्र याद करना है, 5 मिनट डेरिवेशन करके देख लिया है, पर लॉजिक आपको आना चाहिए। हो क्या रहा है पहले आप वो बताइए। दो बबल कोएलेज होकर जो कॉमन इंटरफेस बना रही हैं, मिलकर एक बड़ी बूंद नहीं बना रही हैं, मिलकर बड़ी बूंद नहीं बना रही हैं, कंप्लीटली मर्ज ही नहीं हुई, वो तो इस तरह से मर्ज हुए, कॉमन क्या बन रहा है? इंटरफेस, कॉमन इंटरफेस बन रहा है। Radius of curvature of common surface, radius of curvature of common surface, वापस बता देता हूं एक बार, मैथ्स है वो तो ठीक है, पर एक बार फिजिक्स की फीलिंग ले लीजिए। बढ़ू बोल ना ना, इसमें तो 4T/R भी मान लेगा तो क्या ही फर्क पड़ना है, वो तो कट ही रहा है ना। हाँ, वो तो बोल के ही देगा, पर इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, सीधी सीधी बात है भाई। बबल तो सोप बबल ही होती है, वो तो एक लिक्विड ड्रॉप होती है, लिक्विड ड्रॉप होती है तो 2T/R, सोप बबल है तो 4T/R। आंसर मार रहा है, नकल की टिक कर रहा है। बढ़ू क्या आगे, एक बार और समझा देता हूं, फिर एक तरह का सवाल और कर लीजिए। देखें, करूं नेक्स्ट करूं, देखिए क्या कहना चाहता हूं, उस बात को समझिए। कॉमन इंटरफेस क्या होता है वो देखिए। मेरे पास एक बबल थी, ये दूसरी बबल आई, ये इसके संपर्क में आई, तो अब ये वाली जो ओवरलैपिंग सरफेस है तो हट गई, और उन्होंने क्या बना दिया? कॉमन इंटरफेस, कॉमन इंटरफेस बना दिया। कॉमन इंटरफेस का मतलब ये हट गया, ये हट गया, और ये बबल ऐसी हो। पहली बात तो ये बताइए, दोनों की रेडियस आपको अलग अलग दिख रही है, सेम दिख रही है? अलग अलग। धीरे धीरे चलते हैं तसल्ली से। माना इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, बाहर है आपका P ATM, यहां का प्रेशर मान लिया P1। ईमानदारी से बताइए, P1 बड़ा या P ATM बड़ा? P1 बड़ा या P ATM बड़ा? कैसे पता चला?
याद करिए, जहां से सरफेस कॉन्केव होती है, दबी हुई होती है, वहां प्रेशर हमेशा, रट क्यों रहे हो, एक सीधा कपड़ा है, यहां से आपने दबाव ज्यादा डाला तो यहां से गड्ढा हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो P1 बड़ा होगा, तो P1 माइनस PATM, यही तो एक्सेस प्रेशर है, 2T/R1। यहां बताइए, इधर है P2, इधर है PATM, कौन बड़ा होगा बताइए, P2। तो P2 माइनस PATM बराबर 2T/R। ये बात ओके है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो कॉमन इंटरफेस बन रहा है, ये वाला, ये बबल का जो कॉमन पार्ट है, इसकी अपन को क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताइए, इसके इधर प्रेशर है P1, इधर प्रेशर है P2, बड़ा कौन, कैसे पता चला, क्योंकि इधर की रेडियस कम है तो इधर का प्रेशर, प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो यहां से दबा हुआ है। अगर मैं बबल ऐसी बनाता, इधर बड़ी इधर छोटी, तो बताओ, अब जो कॉमन फेस वो ऐसा बनता, इसकी शेप इधर की तरफ आती। क्या बात समझ पा रहे हैं, बस फॉर्मूला याद रखिए, रेडियस ऑफ कॉमन R1 R2 अपॉन R2 माइनस, स्टैंडर्ड प्रोफाइल है ये। और कर लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। ये दो अलग अलग तरह के सवाल हैं, दोनों समझ में आ गए तो काम हो जाएगा। एक्सेस प्रेशर में इतना ही है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ न्यू बबल, न्यू बबल मतलब दोनों बबल खत्म हो गए और मिलकर एक बड़ी बबल बना ली। दोनों बातों में अंतर है, ये पहली बबल, ये पहली बबल, ये दूसरी बबल, और मिलकर एक बड़ी बबल। तो ये है R1, ये है R2, और ये है, अंदर का प्रेशर मान लिया P1 P2, यहां मान लिया P, बाहर क्या है, वैक्यूम है, तो बाहर का तो प्रेशर 0 है। चलिए यहां बता सकते हैं P1 अंदर का ज्यादा ही होगा, बाहर तो 0 है, P बराबर 2T/R1। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, बाहर तो वैक्यूम है, बाहर का तो प्रेशर 0 है, P2 माइनस 0 बराबर 2T/R, और इसमें P माइनस 0 बराबर 2T/R। अपन को तो R चाहिए था। अब क्या सेम करें, अब उसने बोला है कि गैस दोनों बबल कंबाइंड हो गई, तो कई बच्चे वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अंदर बबल के अंदर तो क्या है भाई, एयर है, एयर है। अगर लिक्विड होता, पानी होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कई सारी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना ली, तो वहां तो क्या डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, इसलिए वॉल्यूम सेम रहता है। पर अंदर तो यहाँ एयर है, एयर को तो कंप्रेस किया जा सकता है। तो बताइए क्या डिफाइन करेंगे, मोल कंजर्वेशन, पहले के मोल
दूसरे के मोल बराबर टोटल मोल। मोल कंजर्वेशन लगाया जाएगा। मोल कंजर्वेशन, मोल कैसे निकाल सकते हैं बताइए? पीवी बराबर एनआरटी, तो एन की जगह पीवी बटे आरटी। पी नहीं, P1 वॉल्यूम, V1 आर टी। T1 T2 नहीं आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। बताइए बाद में P2 V2 अपॉन RT, बाद में PV बटे RT तो कट गया। P1 कितना बताइए? 2T/R1, वॉल्यूम 4/3 पाई R3। P2 2T/R2, वॉल्यूम 4/3 पाई R2 P 2T/R और वॉल्यूम 4/3 पाई R। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो उसने तो बोला है ना कि अपन को आइसोथर्मल प्रोसेस मान के ही करना है। बोल दिया उसने कि अपन को आइसोथर्मल प्रोसेस मानना है, टेम्परेचर को क्या रखना है, क्योंकि जो एनर्जी का लॉस हुआ वो लॉस टू कहां चला गया है? एनवायरमेंट। दो तरह की बातें होती थी, बताया था। अगर लॉस टू एनवायरमेंट हो जाए तो टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। और अगर उसने एनर्जी को क्या कर लिया, खुद ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना आंसर बताइए? 2T/4/3, 2T/4/3, ये कटा। R1³ अपॉन R1, R1 स्क्वायर। R2³ अपॉन R2, R2 स्क्वायर R। तो R आएगा अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस, ये दो सवाल फेमस हैं, दोनों आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं। ये तो कंबाइंड होके नई बबल बनाई है, और वो है कॉमन इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेरिवेशन भले ही कर लिया है, पर शॉर्ट नोट में आप सीधा सूत्र भी याद कर सकते हैं। अब 5 मिनट सरफेस टेंशन की फील वापस दिलाता हूं, आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी। कल फिर सिखाऊंगा। और कल लास्ट टॉपिक है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरी राइज। बोले? अच्छा, वो कल मैंने सिखा दिया था, फिर ही बता देता हूं। बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो पानी की बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं, स्फेरिकल क्यों होती हैं। तो आपको बताया था फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर का एरिया सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम एरिया किसका होता है? स्फीयर का। सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड का एरिया, सरफेस एरिया को क्या करना चाहती है? कम से कम करना चाहती है। तो स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम, इसलिए जो बूंदे हैं वो कैसी होती हैं? स्फेरिकल इन नेचर। क्लियर है बात? तो असर्शन रीजन का सवाल आया हुआ है, अपन को याद रहना चाहिए। अब मैं आपको कल वाली बात फिर सिखाता हूं कि वास्तव में सरफेस टेंशन है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, जो टॉप सरफेस है वो वास्तव में पानी है ही नहीं। वो कौन है? एक मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है, एक रबर शीट की तरह व्यवहार कर रही है। अब आप सुनिएगा, ये पानी भरा हुआ है। अगर मैं यहां कोई एक इमेजिनरी लाइन ले लूं तो क्या होगा? जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो इधर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, और ये एक तरफ वाला फोर्स, एक तरफ वाला, एक दिशा वाला फोर्स अपॉन टोटल लंबाई, इसी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। इसी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। और सर इधर भी तो लगा रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा। नेट फोर्स बताइए? जीरो।
ये वही बात हो गई, कल मैंने आपको बताया था, एक रस्सी को दो बच्चे दोनों तरफ से खींच रहे हैं, एक कागज को आप दोनों तरफ से खींचो, तो बताइए बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भयंकर परेशान हो रहे होंगे, जा कहीं नहीं रहे, पर उसमें फोर्स है या नहीं है? है। तनाव है, खिंचाव है, वो खिंचाव ही कहलाता है सरफेस टेंशन। इसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, जो ऊपर का सरफेस है वो तनाव महसूस कर रहा है, एक इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। परंतु अगर सोचिए यही लाइन आप इधर लेते, अब बताइए बल कहां लग रहा होता है? अंदर की तरफ, नीचे 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 इसको खींच रहे होते। अब बताइए ये एरिया को कम करना चाहता है या नहीं चाहता है? एरिया को कम करना चाहता है। तो सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एरिया को क्या करना चाहती है? मिनिमाइज करना चाहती है, एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कल मैंने आपको एनसीईआरटी का एक चित्र बताया, वापस बताता हूं। पहले सरफेस ऐसी थी, यहां पर कोई आपने मॉलिक्यूल की बात करी तो इस पे जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना ही फोर्स यहां लग रहा है टेंजेंशियली। परंतु अगर आप इस पे कोई नीडल रख दोगे तो सरफेस ऐसी डिप्रेस हो गई। ये मैंने कोई मास रख दिया या कोई नीडल रख दी जो आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब बताओ, जो पहले बल ऐसे लग रहे थे टेंजेंशियली, अब वो बल क्योंकि सरफेस में डिप्रेशन आ गया है, अब वो बल ऐसे लगेंगे टेंजेंशियली। ये देखिए, और इसी का एक कंपोनेंट रिजल्टेंट इसके वेट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। इसलिए मच्छर पानी की तालाब की सरफेस पर कैसे बैठे रहते हैं? तब आपको पता चलना चाहिए मच्छर का जो वेट है वो सरफेस टेंशन के कारण लगने वाले बल से क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। जब मैंने आपको कल कहा था कि जब केरोसिन डाल देते हैं तो क्या होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो ये जो फिल्म है ये और पतली हो जाती है, तो उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। जब मच्छर बैठता है तब वो उसके वेट से बैलेंस नहीं हो पाता और मच्छर डूब जाता है। हम पानी के सरफेस पे उंगली डालते हैं तो आप कहते हैं अरे यार सर मेरी तो उंगली गीली हो गई, मेम्ब्रेन तो फील ही नहीं हो रही। वो मेम्ब्रेन इतनी पतली है कि आपने उसकी उंगली जब आपने डाली तो मेम्ब्रेन फट गई और आपका हाथ कहां चला गया? बल्क में। अच्छा शब्द क्या बोलते हैं? बल्क। जो नीचे है वो कौन है? बल्क। जो ऊपर है वो कौन है? मेम्ब्रेन। वो है मेम्ब्रेन। सुई को अगर ऊपर की सरफेस पे, कल मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, 5-10 बार 15-20 बार आप रख के देखो तो सुई तैरने लग जाएगी। भाई वो सुई कैसे तैरने लग गई? सुई का वेट कौन बैलेंस कर रहा है? सुई के वेट को सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है। जो टॉप सरफेस है वो एक खींचे हुए स्ट्रेच रबर शीट की तरह काम करती है। ये कल मैंने आपको सिखाया था, आज सिखा दिया पूरा एक्सेस प्रेशर। ये पूरी बात हो गई, सारे क्वेश्चन करा दिए। कल 15 मिनट ये वाली बात फिर समझाऊंगा और कल एक लास्ट टॉपिक बचा है कैपिलरी एक्शन, वो सिखाऊंगा। हाइट का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा 2t cos थीटा बाय r रो जी, उसको डिराइव करके दिखाऊंगा। उसमें 5-6 प्रश्न कराऊंगा जेई मेन के, और कल अपन इसको पूरा अच्छे से फिनिश कर देंगे। सही है? चलिए, धन्यवाद आप सभी का। ले लेना सभी, एल बी।